जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है पहले ये समझेंगे, और उसके दोनों फार्मूले जो है यहाँ पे हम बताएंगे क्या होता है, किस फार्मूले से क्या होता है, इस चीज को बताएंगे। फिर यहाँ पे हम उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल पर, जो बच्चा नया है वो जा करके इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th की कंप्लीट फिजिक्स जो है वो विथ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी के साथ कंप्लीटेड मिलेगी। एक भी पैसा नहीं पड़ेगा और कंप्लीट आपको समझ में आएगी, ये मेरा वादा। ठीक है, इसलिए जाकर के अगर चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल पर जा करके, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी। तो हम प्रतिरोधों के संयोजन पर यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। इसे प्रतिरोधों प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब वो प्रतिरोधों का संयोजन करना जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे कि हमको कोई दो चालक दिए गए हैं और उन चालक दो चालक दिए गए हैं। अब उन दो चालकों में से जैसे हम बता देते हैं, एक चालक है जिसका प्रतिरोध है R1 इज इक्वल टू 2 ओम, और दूसरा एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध है R2 इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। अब आपको क्या करना है, हमको एक ऐसा चालक तार ला के मार्केट से लाना है कि उसका प्रतिरोध जो हो वो 5 ओम हो जाए। कितना हो जाए? 5 ओम हो जाए। उसका प्रतिरोध कितना हो जाए? 5 ओम हो जाए। या फिर ये एक क्वेश्चन है आप पे, देखिए आपको मैंने दो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दो चीजें दिया है, एक R1 और एक R2। R1 जो है वो पहले चालक तार का प्रतिरोध है, R2 जो है वो दूसरे चालक तार का प्रतिरोध है। हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप एक ऐसा चालक तार लाइए जिसका प्रतिरोध 5 ओम हो और आपको कहीं जाना भी ना पड़े, मार्केट बिना जाए आप 5 ओम का प्रतिरोध का चालक तार बना दीजिए, या 5 ओम प्रतिरोध उसमें उत्पन्न हो ऐसा कोई कंडक्टर चालक बना दीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये है कि या फिर आप ऐसा कोई काम करिए कि 1.2 ओम का एक चालक तार का प्रतिरोध बना दीजिए, मतलब एक ऐसा चालक बनाइए जिसका प्रतिरोध 1.2 ओम बिना मार्केट जाए। ये क्वेश्चन था वैज्ञानिकों के सामने, ये फेस कर रहे थे, ये सामना कर रहे थे जब वो क्या कर रहे थे, इस प्रतिरोधों के संयोजन मतलब प्रतिरोधों का अध्ययन कर रहे थे। अलग अलग चालक तार लेकर के, अलग अलग धारा प्रवाहित करके, अलग अलग वोल्टेज दे करके क्या कर रहे थे, प्रतिरोध अलग अलग निकाल रहे थे। ठीक है, तो उनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई कि कुछ ऐसे उपकरण भी थे जिसमें 1.2 ओम का प्रतिरोध की जरूरत पड़ गई, कि उसमें वोल्टेज और करंट कुछ इस प्रकार से प्रवाहित की जाए कि उसका प्रतिरोध 1.2 ओम आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने प्रतिरोधों का संयोजन किया। दिए गए प्रतिरोधों से, डेफिनेशन होती है दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित धारिता, इच्छित प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए संयोजन की आवश्यकता होती है। दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि हाँ, ये बात हमारे आज समझ में आई कि प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यही एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। अब प्रतिरोधों को जोड़ा भी दो प्रकार से जाता है, एक बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, एक को बोला गया श्रेणी क्रम संयोजन। वैज्ञानिकों ने खूब ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, किस हिसाब से क्या किया जाए कि इस टाइप का इतने ओम का चालक तार बन जाए, और दूसरा प्रयोग किया कि इतने ओम का चालक तार बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिएगा। इन्होंने दिए गए प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा। मान लिया यहाँ पे दो प्रतिरोध है,
तो दो ही ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर और भी होते तो हम आगे और जोड़ देते, यहाँ पे ऐसे और होते तो और जोड़ देते। तो श्रेणी क्रम के लिए इसका प्रतिरोध जो है, इसका सिंबल R1 है, दूसरे का जो है वो R2। ठीक है, यहाँ पे मैंने जनरल ले लिया, ये R1 है और ये R2। श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन ये होती है कि दिए गए प्रतिरोधों में प्रत्येक प्रतिरोध का, नहीं, संयोजन का पहले ये ऐसी डेफिनेशन ये होती है कि संयोजन में लगे प्रतिरोध का प्रतिरोध मतलब संयोजन में लगे पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध हो गया है, दूसरा, तो संयोजन में लगे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है और ये पहला सिरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रतिरोध के कितने सिरे हैं, तो एक ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा, तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ पे है और इसका पहला सिरा यहाँ पे है। दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आती है कि ऐसा संयोजन जिसमें जिसमें प्रत्येक, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। जैसे इसके आगे और होते, ठीक है, ये हो गया पहला प्रतिरोध और ये हो गया दूसरा प्रतिरोध। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा पहला सिरा किससे जुड़ा है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को, अगर इसका पूरा कंप्लीटेड प्रतिरोध दोनों को मिला करके हम कहें कि कैपिटल R है, तो इसका फॉर्मूला कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 आएगा। कितना आएगा, R1 प्लस R2 आएगा श्रेणी क्रम में। अगर और यहाँ लगे होते, अगर तीसरा होता, चौथा होता, तो सब ऐसे डायरेक्ट जोड़ दोगे तो उस वाले संयोजन का टोटल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ गए होगी, ये फार्मूला आपको पता चल गया होगा श्रेणी क्रम का फार्मूला। अगर जैसे यहाँ पे और कई सारे प्रतिरोध होते, इसका R3 होता, इसका R4 होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधे इसको R3 कर देते और यहाँ पे R4 कर देते। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला, इस टोटल का जो, इस पूरे चालक तार का जो प्रतिरोध आएगा वो कैपिटल R है। कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। ठीक है, अगर इन्हीं सारे प्रतिरोधों को हम क्या कर दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। समांतर क्रम की देखिए क्या होता है, समांतर क्रम में इस टाइप से होता है। आप क्या करिए, एक ये प्रतिरोध हो गया, दूसरा ये प्रतिरोध हो गया और तीसरा प्रतिरोध ये वाला हो गया, चौथा प्रतिरोध ये वाला। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका एक सिरा, ये हो गया। समांतर क्रम संयोजन की बात ये होती है कि इसका प्रतिरोध R1 हो गया, इसका प्रतिरोध R2 हो गया, इसका प्रतिरोध R3 हो गया, इसका प्रतिरोध R4 हो गया। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, या फिर डेफिनेशन क्या होती है, होता है ऐसा संयोजन जिसमें लगे सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा, लगे सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए R1 क्या है, एक प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा इस बिंदु A से कनेक्टेड है, इसको आप B मान लीजिए। R1 का पहला सिरा A से, R2 का भी पहला सिरा A से, R3 का भी पहला सिरा A से, R4 का भी पहला सिरा A से। ऐसे ही R1 का दूसरा सिरा B से, R2 का दूसरा सिरा B से, R3 का दूसरा सिरा B से, R4 का दूसरा सिरा जो है वो B से कनेक्टेड है। डेफिनेशन कुछ ऐसे ही बोले थे कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रयोग किए गए समस्त प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या होता है,
अगर हम इस पूरे टोटल संयोजन का ही प्रतिरोध R मान लें, क्या मान लें R, तो फार्मूला आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। इस टाइप से फार्मूला आ जाएगा। तो आप फार्मूला समझ गए होंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R, मतलब ये जो कैपिटल आर है ये पूरे तुल्य संयोजन बोलते हैं। कैपिटल आर क्या है, तुल्य, मतलब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, संयोजन का, कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध जो है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर, और R1 क्या है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो है प्रतिरोध है, R2 जो है वो सेकेंड वाले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध है। समझ पा रहे हैं ना, R3 R4 इस टाइप से। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने देखो दो चीजें यहाँ पे लेके समझाया था। अगर हम कहें 3, 2, 5 ओम का प्रतिरोध चाहिए तो हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह पे 3, इसकी जगह पे 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमको 5 ओम का प्रतिरोध मिल जाएगा। अगर हमको 1.2 का चाहिए तो इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मतलब कुछ ऐसे, अगर हम तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर मान लिए, R1 की जगह पे 3 हो गया, R2 की जगह पे 2 हो गया, इसको हल करोगे ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 6, 1/R। इसको आप, हमको चाहिए R, क्योंकि R को मैंने क्या माना था, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ना कि 1/R माने थे। तो 1/R थोड़ी माने थे। तो ये हो जाएगा 6/5, इसको हल करोगे तो 6, 5 1 5, 1/5 दूने 10, आ गया 1.2। 1.2 ओम, मतलब अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमको प्रतिरोध इतना मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया अभी भी? हाँ, हमको तो पूरा, देखिए हमने पूरा क्लियर करने की कंप्लीट कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको पहले ये क्या है, संयोजन समझ में आया, फार्मूला समझ में आया। तो क्वेश्चन आपको तब है समझ में आएंगे जब आप फार्मूला समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए, जब तक आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने पहले फार्मूला बताया, अब इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए, फिर इसके बाद इसको हम रफ कर देंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे अच्छे वह मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इधर बना देते हैं हम। एक डायग्राम है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर नीचे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर ऐसे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और अगला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, अगला एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसका नाम डी रखा हुआ है, इसका नाम सी रखा हुआ है, इसका नाम डी रखा हुआ है, इसका नाम ए रखा हुआ है, और ये 2 ओम का है। ये कितना है, ये 1 ओम का है। ये कितने का है, ये भी 1 ओम का है, और ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में, आपको सामने चित्र दिया गया है, आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखने के बाद है क्वेश्चन करना है। पहले डायग्राम को खूब अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आप गौर करिए कि हाँ थोड़ा पूछ का रहा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो हम डायग्राम को देख लिए, अब हमको देखना है कि ये पूछत का है।
पूछ रहा है कि ए व बी तथा नंबर 2 है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। पहला है ए व बी, ए व बी, और दूसरा है ए व सी, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कौन भैया प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम खात्मा करते हैं इसका। देखिएगा कैसे ये सॉल्व होगा। अभी हम फार्मूला भी बताए थे, आपको सबसे पहले देखना है कि हाँ, पहला क्वेश्चन है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और ये रहा बी, ये रहा ए, सबसे पहले एक पॉइंटर को पकड़ा और फिर इसको पकड़ा, ए और बी को पकड़ लिया, ये तार हो गया। अब इस तार पर हमको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब इन सब को हल करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब अब इसको हमको बेस मानना पड़ेगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमको इसको बेस मानना है। अब इसको बेस मान करके सबको हल करना है। देखिएगा, अगर हम इधर से शुरू करें हल करना, तो देखो इसको हम अगर पहला प्रतिरोध माने, इसको दूसरा, तो इसका ये पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया। तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ई वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और ये दूसरा सिरा। ठीक है, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इधर से शुरू करो देखना, तो इधर से एक लाइन बनी है इधर, तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर पहला सिरा, फिर दूसरा सिरा। तो इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा डी से जुड़ा है और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा नहीं, दूसरे वाले सिरे का पहला सिरा डी से जुड़ा, और यही होती है श्रेणी क्रम की पहचान। तो ये दोनों किसमें हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसके बाद पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3 है, ये क्या है? R4 है, और ये क्या है? R5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये बताइए, इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? समझिएगा, अगर आप इधर से भी अगर हम इस लाइन को ही बना देते हैं, जैसे ए बिंदु रहा, ये रहा ऐसे, फिर आगे ऐसे एक प्रतिरोध लगा है, फिर बिंदु डी है यहाँ पे, ये रहा डी, और डी पर कोई कट तो नहीं रहा है, रास्ता तो बट नहीं रहा है, फिर आगे जाके प्रतिरोध है, फिर आगे ऐसे सी। अब यहाँ देखिए, ये था ए, तो इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ए पे है, लेकिन इसका दूसरा सिरा जो है इस वाले प्रतिरोध का R2 का, ये कहाँ पे है? डी पे है। तो दूसरा सिरा जो इसका होना चाहिए वो दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए ना। तो इसको हम, जैसे हम यहाँ पे बनाए थे R1 R2 ऐसे, ठीक है, ये R1 था, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, ऐसे ही इसका पहला सिरा जो है, दूसरा सिरा ये हो गया, इसका पहला सिरा ये, आपस में जुड़े हुए हैं इसी बिंदु से। तो ये दोनों किसमें कहलाएंगे? श्रेणी क्रम में। किसमें कहलाएंगे? श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो आप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब हमको ये समझना है कि ये पूरा R1 और R2 जो है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है डायरेक्ट जोड़ दो। डायरेक्ट जोड़े का मतलब है कि 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्योंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए हम इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R डैश। तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R1, एक R15 भी आती है, वो वाली नहीं, R15 यही वाली देखिए। अब R1 जो है, R1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 रख दो। R2 का मान कितना है? 1। हल करने के बाद कितना हुआ? 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम जो है वो आ चुका है। अब ये 3 ओम जो है यहाँ पे सिंगल है, इस 2 की जगह पे 1 है, इस 2 की जगह को कौन भरेगा? एक है, सिंगल आदमी भरेगा। वो सिंगल आदमी इन दोनों के बराबर होगा। वो सिंगल आदमी क्या होगा? इन दोनों के बराबर होगा। तुल्य का मतलब क्या होता है? जैसे 2 व्यक्ति एक काम को मिल के करता है 3 घंटे में, और वही काम जो है अकेला एक सिंगल व्यक्ति आकर के 3 घंटे में कर दे, तो कहने का मतलब वो पावरफुल है, दोनों के बराबर है, उसी को तो बोलेंगे तुल्य। तो अब अगर डायग्राम को चेंज करके हम बनाएं, तो ए बिंदु ये रहा, ए के बिंदु पर तो ये हो गया ए बिंदु, ये रहा ए। ठीक है, एक मिनट, टेढ़वा कुछ ज्यादा है, ऐसे ऐसे, ए ये हो गया, सी ये हो गया। अब ए से इधर जाओ तो ये क्या है? ये हो गया तुम्हारा बी वाला, इसको खींच के इधर ले आओ तो ये हो गया तुम्हारा बी वाला।
अब इसके इन दोनों के जगह पे, इन दोनों की कुर्सियां को कौन भरेगा? एक तीसरा व्यक्ति आके भरेगा। वो कौन सा है? वो है हमारा 3 ओम का प्रतिरोध। तो हम चाहेंगे तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये काहे में हो गया? 3 ओम प्रतिरोध ये हो गया। ये है कौन सा? आर डैश है। ये कैसा है? आर डैश। और इधर वाला कौन सा था? R4 था। ये वाला, ये करम 4 है। R4 नहीं, करम 4। ठीक है, ये R4 जो है, करम 4 मतलब 3 ओम का है। कितने ओम का है? 3 ओम का है। और ये भी 3, ये भी 3, और नीचे वाला 2 ओम का है। और इसका नाम क्या है? R5 है। क्या नाम है इसका? R5। इसका नामकरण कर दिया है ताकि थोड़ा एक में मिक्स ना होने पाए। ठीक है, तो ये आप देखिए, क्योंकि अब R3 और R4 को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो कैसे रंग बदल रहा है। पहले ये श्रेणी क्रम में था, ये वाला। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में हो रहा है। इन दोनों के एक और पहले वाले सिरे, इन दोनों के पहले सिरे ए से जुड़े हैं और इन दोनों के दूसरे सिरे सी से जुड़े हैं। तो ये दोनों काहे में कहलाएंगे? समांतर क्रम में कहलाएंगे। ये दोनों काहे में कहलाएंगे? समांतर क्रम में। कह सकते हैं कि आर डैश और R4, आर डैश और R4 जो है वो समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि आर डैश व R4, मतलब ये क्रम 4 जो है समांतर क्रम में, R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 में आता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इन दोनों का पूरा जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर डैश है, लेकिन डबल डैश लगा दीजिए। तो आर डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R4। ठीक है, इक्के उठा के मान रखो, ई का उठा के मान रखोगे तो ई का मान करता है 3, ई को मान करता है 3, यही का है। ई का मान 3 और ई को मान करता है 3, तो ये दोनों के मान करते हैं 3 3 है, यहाँ पे वैल्यू 3 पुट कर दिया और फिर आगे प्लस का 1/3। कुछ बच्चे का ना समझ, कुछ बच्चे के हैं गुरु जी होगा काम, यहाँ ये 3 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर डायरेक्ट का लिख रहे हैं, इस 3 और 3 के यहाँ सीधे हटा दे हैं, सीधे लिखे हैं 2। ठीक है, तो बच्चे इसको हल नहीं कर पाते। अगर हर समान है, नीचे वाला अगर ये बेस वाला, इसको बेस बोलते हैं, ये दोनों बेस समान, अगर ये दोनों बेस समान तो ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो डायरेक्ट से जुड़ेगा। क्या करेगा? डायरेक्ट से जुड़ेगा, मतलब है एक यहाँ मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक और एक तो 2 हो गया, एक और एक कितना हो गया? 2। छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन बनती है, वो छोटी लाइन रेलवे वाली नहीं, छोटी लाइन यहाँ, अगर ये इतनी बड़ी लाइन और इतनी बड़ी लाइन मिलाओगे तो कुछ तो बड़ी हो जाएगी। छोटी लाइन मिलके और छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन बन गई। और इस तीन में से जो तुमको ज्यादा सुंदर लगता है उसको आप उठा के यहाँ लिख। ठीक है, आपको इन 3 में से जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको यहाँ पे उठा के रखना। तो 2/3 आया कि नहीं आया? अब हल करने में कोई दिक्कत? अगर बेस समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। अब ये कहीं के बराबर आया है? 1/R डबल डैश के बराबर आया है 2/3। क्या हमने ये माना था कि 1/R डैश जो है इसके दोनों का है तुल्य प्रतिरोध, यो माने थे ना? हम इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध माने थे केवल आर डबल डैश, ना कि 1/R डबल डैश, ना कि 1/R डबल डैश। 1/R डबल डैश हम नहीं माने थे, हम केवल माने थे कि आर डबल डैश। जो माने थे, जो मैंने दिया था वही हमको वापस करो। ठीक है, होता है नहीं? कुछ लोगों को अगर हम उधार दोगे तो कहेगा जो दिए थे वही दो, हम दूसरा ले नहीं सकते हैं। गांव में जब लड़ाई हो जाती है कभी कभी, तो अगर कोई सामान देता है उस टाइप का और कुछ गड़बड़ हुआ, उसको लड़ाई करना है, तो कहेगा हमको सिर्फ वही सामान दो, उसी टाइप का, वैसे दिखना चाहिए। मतलब अरे सामान तो सामान है, जैसा है वैसा ले लीजिए, उतने रुपए का है, फालतू में लड़ाई करने की क्या जरूरत? वही हाल यहाँ। एक मिनट रुकिए।
देखिएगा, हम यहाँ पे समझ रहे थे कि यहाँ पे जो इन दोनों की वैल्यू माने थे वो हम माने थे 1/r डैश। क्या माने थे? 1/r डबल डैश इन दोनों का हम वैल्यू माने थे। इन दोनों को पलट दोगे तो मान क्या निकल के आ जाएगा? इन दोनों को उठा के पलटोगे तो आर डबल डैश जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इसको उल्टा करने पे कहने का मतलब है 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2। अगर ये चीज आ गई है, हम यही चीज चाहते भी थे कि आर डबल डैश का मान आ जाए। कितना आ जाए? आर डबल डैश का मान आ गया 3/2। कहने का मतलब है अब ये दोनों की जगह पे कौन बैठेगा? ये दोनों की जगह पे आके ये बैठेगा, आर डबल डैश का मान होगा 3/2। तो एक नया डायग्राम मतलब एक नया स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा उसको यहाँ पे हम समझते हैं। इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? इन दोनों की जगह पे एक नया मतलब जैसे कि कभी कभी होता है ना, घर का अगर हुलिया खराब है और नया बनेगा तो कुछ तो चेंज होगा ना। तो ये समझ लीजिए इतनी इसकी जगह पे एक नई कुर्सी आएगी। वो क्या होगा? ये समझ लीजिए स्टेप नंबर फर्स्ट था, स्टेप नंबर फर्स्ट ये है, और ये इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड है, ये स्टेप नंबर सेकंड है, और इसके बाद ये स्टेप नंबर थर्ड हम यहाँ बना देते हैं। जगह की थोड़ा शॉर्टेज है तो आप मैनेज करिए। स्टेप नंबर थर्ड ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को हल करने के बाद क्या आएगा? इसे दोनों को हल करोगे तो यहाँ पे आएगा आर डबल डैश। कितना आएगा? आर डबल डैश। अब आर डबल डैश जो आएगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों की जगह पे कौन आ गया? और ये दोनों कहाँ पे हैं? ए और सी पर ही लगेगा ना। हल करने के बाद आया तो इन दोनों को हल करने के बाद इसी जगह पे आया। कुर्सी वही रहेगी लेकिन पावर बढ़ गया, नहीं बढ़ा। कुर्सी तो वही है 3/2। पहले कितना था? कहाँ गया? पकड़ो, इन दोनों को मिला के आया 3 ओम आया था इसका, इन दोनों को हला के 3/2 आया। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। तो इसका दोनों को मिलाया गया, इसके बावजूद भी ये चला नहीं पाया, इसलिए पावर क्या हो गया? थोड़ा डाउन हो गया है। आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब ऐसे बनेगा अगला स्टेप। ए पॉइंट ये हो गया और सी पॉइंट ये हो गया। अब इधर जाओ ए से बी की तरफ और सी से आओ इधर। ठीक है, तो ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट क्या हो गया? ये, और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये R5 अभी हटा नहीं है, ये R5 अभी पीछा नहीं छोड़ा है। ठीक है, R5 जो है ये पीछा नहीं छोड़ा है। कहते हैं गांव में, तो हमारा तो पिंडो नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, आर डबल डैश इज इक्वल टू 3/2 आया है। आर डबल डैश का जो मान आया है वो कितना आया है? 3/2 लिख दिया यहाँ पे। और इधर कौन लिखा था? R3। R3 कितना था? 1 ओम। ठीक है, कुछ और छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। जो सबको साथ में लेके चलता है वो काफी दूर तक जाता है। समझे? आप देखिएगा यहाँ पे आर डबल डैश कहाँ चला गया? ये रहा। आप इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। हमको चाहिए था, हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए ए और बी के ए और बी के आधार पर तुल्य प्रतिरोध। तो अगर ये तार को देखा जाए, तो इस तार को अगर देखा जाए, इसको दबा दिया जाए, इस टाइप का अगर कोई खिलौना हो, तो यहाँ पे दो तार नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, मुड़ के केवल ऐसे मोड़ दिया गया है। जैसे तुम्हारे पास एक तार हो, उसको ऐसे मोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिंदु रखना चाहो तो रख दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों अब किसमें है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इस वाले तार का दूसरा सिरा ये है और ई वाले तार का पहला सिरा ये है, तो ये किससे जुड़े हैं? दोनों श्रेणी क्रम में। तो कहेंगे आर डबल डैश और R3 काहे में है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आर डबल डैश और R3 जो है वो किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि आर डबल डैश व R3 श्रेणी क्रम में, काय में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आर डबल डैश व R3 जो है वो श्रेणी क्रम में, आर डबल डैश व R3 श्रेणी क्रम में है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर डबल डैश व R3 तो श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो इसको हम श्रेणी क्रम में है तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध आर ट्रिपल डैश मान लेते हैं। आर ट्रिपल डैश जो होगा वो डायरेक्ट जुड़ेगा आर डबल डैश प्लस R3 के। इसकी वैल्यू का आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 3/2, इसका मान आया था 3/2, तो यहाँ रख दीजिए 3/2 प्लस R3 का मान आया है 1। R3 का मान आया है 1, मतलब 3/2 में अगर एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा?
3/2 का मतलब 1.5 होता है। कितना होता है? 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, अगर 1.5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 2.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए 2 एक कन 2 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, तो 1.5 आएगा और 1.5 में अगर 1 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। कितना आ जाएगा? 2.5 ओम आ गया है ये वाला। मतलब आर ट्रिपल डैश जो है वो आया है 2.5। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब इसका स्टेप नंबर 4 जो है हम ऊपर बना देते हैं या नीचे बन जाएगा, आ जाएगा, ठीक है बन जाएगा, नीचे ही बना देते हैं यहाँ पे। ये बाबू अगला है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है ये वाला है। स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे है और स्टेप नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला एक स्टेप और बनेगा। इन दोनों को हल करने पे कौन आया है? आर ट्रिपल डैश। तो इन दोनों को हल करने के बाद आर ट्रिपल डैश आया, वो कुछ इस प्रकार से, ये बिंदु ए हो गया और ऐसे बना दिया गया है केवल, ये बिंदु बी, ये बिंदु बी वाला था, ये ए हो गया, ये ए सिरा हो गया और ये बी सिरा। दोनों को हल करने पर कितना आया है? दोनों को हल करने पे आया है आर ट्रिपल डैश। कितना है? आर ट्रिपल डैश। और नीचे कौन था? R5 था। कितना था? R5। तो आर ट्रिपल डैश और R5 जो हैं, आर ट्रिपल डैश और R5 काहे में हो गए? आर ट्रिपल डैश और R5 हो गए हैं हमारे समांतर क्रम में। किसमें आ गए? समांतर क्रम। देखो हमसे पूछा गया था ए और बी, क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था ए और बी का तुल्य प्रतिरोध बताइए। ए और बी का क्या बताना था? तुल्य प्रतिरोध। अगर हमको ए और बी का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, क्या चाहिए? ए और बी का तुल्य प्रतिरोध कंप्लीटेड, अगर हमको क्या चाहिए था? तुल्य प्रतिरोध मतलब कंप्लीटेड टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको यहाँ पे इन दोनों को समांतर क्रम में हल करना पड़ेगा। लिख देते हैं, क्योंकि आर ट्रिपल डैश व R5 का मान, सॉरी R5 समांतर क्रम में, काहे में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दिमाग का दही हो रहा है? जरा देखो, अगर थोड़ा कठिन होता है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। इसीलिए डिटेल से पहले पिछले में हमने क्या किया, पहले इसके फार्मूलों को बताया, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन लगवाए। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, 2017 में पूछा भी गया, अब की बार हो सकता आ भी जाए, आराम से करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आर ट्रिपल डैश व R5 समांतर क्रम में। अब जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इन दोनों के बकलोलों के मान कहाँ पे हैं? आर ट्रिपल डैश का मान आया है 2.5 और R5 का मान कितना है? R5 का मान 2 है। रख दीजिए, समांतर क्रम में क्या होता है? इसको उठा के ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा कैसे? हम यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है, देखते जाना पहले कहाँ से कहाँ हुआ है। पहले ये डायग्राम बनाए, तो इसके बाद ये वाला लिखे हैं। ठीक है, और इसको लिखने के बाद फार्मूला नीचे लिखे देते हैं। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध इनका सबका मान लीजिए R आया है। R इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R5, 1/R5। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऊपर इसी में मान रखते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश, 1/R ट्रिपल डैश का मान 2.5 आया है, 2.5। ठीक है, 1.25 प्लस 1/R5 का मान कितना आया? 2। कितना है? 1/2। तो इसमें से इसको हटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 10, 10/25 और प्लस का 1/2। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से, 5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 55 25। ठीक है, 1/2 यहाँ पे। अब 2/5 प्लस 1/2 को हल करना है। अब देखिए पहले क्या था? आधार समान था, हम बताए थे तरीका ये, कुछ बच्चे जुगाड़ यहाँ भी लगा देते। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, अगर आधार समान है, ठीक है, अगर आधार समान है तो तुम यहाँ पे ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेगा, एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन हो जाएगी। इन दोनों में से जो अच्छा लगे उसको उठा के लिखो। ठीक है, इन दोनों में से जो अच्छा लगे उसको उठा के लिखो। तो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, जो अच्छा लगता है, जो पसंद है उसको लिख लो। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया आंसर 2/3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो,
यहाँ पे देखो आधार समान है नहीं समान है, 5 यहाँ लिखा है 2 यहाँ लिखा है, कहाँ समान है? ठीक है, जब समान नहीं है तो इसका एक दूसरा रास्ता है, ये थोड़ी है कि हल ही नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये है कि हम इसको अब हल करेंगे इस टाइप से, 2 की गुणा 2 से कर दीजिए तो आंसर आएगा 4। कैंची गुणा में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कैंची गुणा करना इसे। ठीक है, तो 2 की गुणा 2 से 4 हो गया और 5 की गुणा 1 से करोगे तो 5 एक 5 आएगा और 5 की गुणा 2 से कर दे 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10, आंसर 9/10 आया। कितना आया है 9/10। देखिए जगह थोड़ा कम है इसलिए मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे चल कौन रहा था 1/r, तो ये 1/r इज इक्वल टू आया कितना है 9/10 आया है, तो r इज इक्वल टू 10/9 आएगा और 10/9 को लिखा कितना जाएगा 1.11 ओम, कितना लिखा जाएगा 1.11 ओम, यही आंसर भी है। ठीक है, इसको छापिएगा, r बराबर आ गया है 1.1 ओम, ये फाइनल आंसर यहाँ पे आया है। और आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, ये यहाँ पे बाबू आंसर है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे आया हुआ है, ये रहा, ये हमारा आंसर आया हुआ है। और इसको अब नोट करिए, जिसको भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसका सेकंड वाला टॉपिक जो है हम वो भी करवा देते हैं, ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ये रहा ए और ये रहा सी। एक और चीज इसमें समझने वाली हो तो हम भूल ही गए थे, चलो देखो यहाँ पे एक और चीज, आप चाहे इस टाइप से हल करिए हिंदी लिख करके, या फिर आप डायग्राम बना करके भी हल कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है, फुर्सत में तुम्हारे पास एग्जाम में बहुत ही ज्यादा साइंस है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट अगर बच्चे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप ये लिखा हुआ है, चौथा स्टेप ये लिखा है और पांचवा स्टेप बनेगा ही नहीं, पांचवा स्टेप इन दोनों को हल करने पे सीधे आंसर देगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इस डायग्राम के द्वारा भी हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करना तब भी ये वाला करना पड़ेगा, नहीं तो भूल गए तो हो गया बवाल, और अगर भूले तो बवाल खड़ा है, आंसर ही नहीं आएगा, 5 नंबर ऐसे साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा, चाहे आप इस टाइप से करिए चाहे इस टाइप, तो अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी बताना है, इसको करने के बाद इसको हम रफ कर देंगे। चलिए देखिए, अभी हमको ए व सी के भी निकालना है। चलो देखते हैं अगला सेकंड नंबर पार्ट जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। एक मिस्टेक कर दिया हमने, डायग्राम में मिटा दिया, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं, रिवीजन हमारा भी हो जाएगा। देखिए अगला ये है, ऐसे डायग्राम बना हुआ था, तो इधर एक प्रतिरोध लगा हुआ था, फिर इधर एक प्रतिरोध लगा हुआ था, इधर एक प्रतिरोध लगा हुआ था, बीचों में एक प्रतिरोध लगा हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? पॉइंट नंबर डी था, पॉइंट नंबर सी था, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध था, इसका 1 ओम प्रतिरोध था, इसका कितना था 2 ओम प्रतिरोध था, इसका कितना था 1 ओम प्रतिरोध था, इसका कितना था 2 ओम प्रतिरोध था। ठीक है, इस टाइप से कुछ था। पहले ए बी पूछा गया था, अब पूछा है कि ए सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, पहले तो ए सी को उठा के पकड़ो। ठीक है, ये ए रहा ये सी रहा, ठीक है, ए और सी मिल गया। अब देखो ए सी बेस हो जाएगा, पहले ए भी बेस था, बेस बाबू तो आधार बोलते हैं, बेस तो क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मकान की बेस क्या होती है न्यू, न्यू जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत बनता है,
ऐसे इसमें आपका मजबूत होना चाहिए फार्मूला और पहचानने का तरीका। 10 बार बता चुके हैं, फिर भी ना समझ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर बताएंगे। ठीक है, हम बताने के लिए ही आए। चलिए देखिए यहाँ पे ए पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, इसको जब आप पकड़ेंगे तो ये बेस हो गया। अब आप इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए, फिर इस पर जो आएगा प्रतिरोध वही क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका पहले नामकरण करते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं नाम हम R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3 और इसको नाम दे देते हैं R4, इसको नाम देते हैं R5। ठीक है, दे दिया ना, आप समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए R1 और R2 किसमें है, श्रेणी क्रम में, और ऐसे ही R4 और R5 भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, सेकेंड वाले का हल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि R1 और R2, R1 व R2 तथा तथा R1 व R2 श्रेणी क्रम में, अलग अलग लगाना पड़ेगा। R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, काहे में है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। R1 व R2 अगर श्रेणी क्रम में है तो अब हमको क्या करना, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अभी बताए थे, दिमाग में रख लीजिए, इस हिसाब से रखिए कि भागने ना पाए। ठीक है, तो R1 और R2 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो हम मान लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, जो R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2 के। R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 1 ओम है। ठीक है, वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 ये आ गया, फिर R2 का मान 2 ओम है, 2 रख दीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद 3 ओम आएगा, जैसा कि पहले भी आया था, नहीं आया था, आया था। अब क्या है, इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार बाबू क्या है, R5 और R4 क्या है, R4 व R5 श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें, श्रेणी क्रम में। अगर ये हमारा श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये पैरेलल, सॉरी इसमें किसमें है, समांतर क्रम में, उसमें पैरेलल हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका फिर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हम R डबल डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R डबल डैश। तो R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R4 प्लस R5, R4 प्लस R5। ठीक है, R4 का मान कितना है, ये क्रम 4 का मान कितना आ गया, R4 का मान 2 है, कितना है, 2। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, 2। R5 का मान ये है, R1 5 होता है, R5 नहीं है, R1 5 का मान है 1, कितना है, 1। तो 2 और 1 फिर से कितना आ गया, 3 ओम आ गया, कितना आ गया, 3 ओम। तो ये फिर से 3 आ गया, अच्छी बात है। अब देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्टेप नंबर फर्स्ट डायग्राम था। आप डायग्राम से भी हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको टोकेगा नहीं, मतलब टोकना मतलब रोकना होता है, काम में अड़चन पैदा करना बोलता है टोकना है, हमरे काम का है टांग लड़ाना। ठीक है, ये अड़चन पैदा करना मतलब टोकना होता है। अब यहाँ देखिएगा, इन दोनों को हल करने पे कौन आया, ये ऐसे था ए, ये पॉइंट ए था, इसको हल करने पे कौन आया था, ये ऐसे। ठीक है, ए पॉइंट ये था और सी पॉइंट ये था, हमको ए सी के बीच चाहिए था ना। इन दोनों को हल करने पे हमारा आया है R डैश, जिसका मान आया है 3 ओम, और इन दोनों को हल करने पे कौन आया है, R डबल डैश आया है, जिसका मान आया है 3 ओम। अभी बकलोल तीनों के तीनों तीनों के 3 3 ओम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, R3, और ये तीनों किसमें है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। अब ये तीनों बवाल करेंगे, देखो यहाँ पे, अब ये तीनों है किसमें, समांतर क्रम में। समझिए समांतर क्रम को कैसे पहचाना जाता है, पहचान अभी हम बताए थे कि समांतर क्रम को पहचानने के लिए प्रतिरोध, जो भी जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके सब के पहले वाले सिरे को पकड़ के, एक झुंड को पकड़ के एक जगह बांध दो, जैसे कि ए पे बांध दिया गया। ठीक है, इन तीनों के पहले सिरे को उठा के बिंदु ए से बांध दिया गया, अर्थात इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे ही इनके दूसरे सिरे को
बिंदु सी से जोड़ दिया गया। कहाँ से जोड़ दिया गया? सी से। तो सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं। कहा का मतलब है ये तीनों समांतर क्रम में, काहे में है? तीनों समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि चूंकि आर डैश व आर डबल डैश तथा आर थ्री काय में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब ये तीनों समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या लगेगा? अपान वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? अपान वाला। जब अपान वाला लगेगा तो फार्मूला मान लेते हैं तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है? 1/r है। 1/r नहीं, केवल r। ठीक है, तो r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश प्लस 1/r3। आप सबके मान रख दीजिए। r डैश का मान कितना आया था? 3, तो यहाँ 3 रहेगा। r डबल डैश का मान भी 3 आया था। r ट्रिपल डैश का मान भी कितना आया था? 3 आया था। r3 का मान 3 आया था। अब हमने फिर देखो जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे वही फिर से आ गया है। हमने वहां कहा था कि बेस में अगर बराबर हैं, तीनों का बेस अगर एक जैसा है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, अगर तीनों एक जैसे हैं तो क्या होगा? डायरेक्ट ऊपर वाले जुड़ेंगे। तो एक मिलके कितना हो जाएगा? 3। 3 बार एक एक को जोड़ोगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। और नीचे देखो 3 3 3, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। जो बढ़िया लगता है उसको लिख लीजिए। छोटी लाइन मिलके बन गई बड़ी लाइन। तो 3 से 3 कटा, आंसर आएगा 1 ओम आ जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप समांतर क्रम में जोड़िएगा। जैसे देखो सबका 3 ओम प्रतिरोध था, घट के बचा एक है। कितना बचा? घट के केवल एक ही बचा। तो कहने का मतलब ये है पहले तीनों क्या थे? R3 मतलब R डैश भी 3 था, R डबल डैश भी 3 था। तो जो पहले प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। कहने का मतलब है अगर आपको करंट बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब कोई उपकरण अगर जैसे कई सारे उपकरण लगाना है तो श्रेणी क्रम में मत लगाइएगा, नहीं तो वोल्टेज आप बढ़ाते रहिएगा और उपकरण आपका बहुत कम करंट पहुंचेगा, चलेगा बड़ा स्लो। ठीक है, आप क्या करिए हर एक उपकरण को समांतर क्रम में लगा दीजिए। किसमें लगा दीजिए? समांतर क्रम में। जब आप इसको समांतर क्रम में लगाएंगे तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। ससुरा तीनों का प्रतिरोध कम हो जाएगा, हो चाहे जितना। ठीक है, तीनों का प्रतिरोध कम हो जाएगा। और तीनों का जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान जो होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि V समानुपाती होता है I के। काय के समानुपाती होता है? I। वोल्टेज हाँव के बढ़ाओगे तो I भी खूब हंस के बढ़ेगी, उमच के बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर वोल्टेज खूब कस के बढ़ाएगा तो I भी खूब कस के बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध हो गया कम, और जब प्रतिरोध कम हो गया तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी और तुम्हारा पंखा बहुत तेज घूमेगा। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट का आंसर सुंदर सा आंसर है। ठीक है, इन तीनों को हल करने के बाद AC क्या मिलेगा? 1 ओम का। ये इसका स्टेप नंबर सेकंड था। कौन सा था? ये स्टेप नंबर सेकंड था। और ये स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु C हो गया। आया कितना? 1 ओम। आया कितना? 1 ओम। स्टेप नंबर थर्ड। हाँ, तो ये हो गया पहले। ये जो क्वेश्चन है इसके दोनों आंसर आ चुके हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी आप कमेंट करिएगा। पूरी कोशिश किया हूँ फुल एनर्जी के साथ पढ़ाने। ठीक है, आप नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, हमारे साथ पढ़ने में आनंद आता है, तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों तक इसे शेयर करें। क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, एक भी पैसा नहीं लूंगा। गरीब बच्चे तक हर एक ये फिजिक्स के सारे वीडियोज पहुँचने के लिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग का भी पैसा नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे भी 12th की कंप्लीट फिजिक्स को विथ न्यूमेरिकल इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा, बिना पैसे की अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है पढ़ने की तो मैं 12 घंटे पढ़ाने के लिए रेडी। ठीक है, हमको बस आपका सपोर्ट चाहिए और तब हम आप लोगों को इससे भी अच्छे वीडियोज अपलोड करता रहूँ। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुश रहिए।